नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि भारत एक कैसे बना। So keep watching the video till the end. You will get to know a lot more in this video. भारत, आज हम जिस भारत को एक विशाल एकजुट देश के रूप में देखते हैं, वो एक समय पर एक देश था ही नहीं। 1947 से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था। करीब 565 देशी रियासतें थी, जिनके अपने राजा, अपने सेना, अपने कानून और अपने नियम थे। यानी एक देश के अंदर थी एक राष्ट्र भिन्नता, लेकिन उसी में छुपा था भविष्य की एकता का बीज। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि कैसे इतने सारे देश एक हुए और कौन सा वो नेता थे जिन्होंने इस असंभव काम को संभव कर दिखाया, और आखिर कितना खून बहा था इसके पीछे। तो चलिए आज हम जानते हैं भारत के एक होने की ओह रोमांचक घटना। सोचो तो, आज है 1857। आज का भारत एक विशाल देश है, लेकिन आज से 2 दिन पहले भारत बिल्कुल भी एक देश नहीं था, बल्कि वो था कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ, जिसके थी अपने नवाब और सामंत। जैसे एक विशाल महाद्वीप के अंदर कई छोटे छोटे देश। मैं हूँ मुन्ना, और आज मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे भारत उस समय पर था टूटा हुआ, और ब्रिटिशों ने कैसे धीरे धीरे इस चीज का फायदा उठाया था। मैं हूं औरंगजेब। 1707 में मेरे मरने के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, केंद्रीय सत्ता टूट गई, दिल्ली से आदेश प्रदेशों तक पहुंचता नहीं था, और तब के नवाब, राजपूत, मराठा, सिख सब ने अपने अपने राजस्व खड़ा कर लिया, जैसे कि एक चेस बोर्ड जिस पर हर गोटी अपने ही हिसाब से चल रही थी। एक ही जमीन पर एक राजा दूसरे राजा की प्रतिद्वंदी बन गया था, और ठीक इस तरह टूटा हुआ भारत ही अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा मौका था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरे थे वो थे मराठा। शिवाजी के हाथ में इस साम्राज्य का शुरुआत हुआ, लेकिन बाद में पेशवर ने पूरा नेतृत्व लिया। मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत का विस्तीर्ण क्षेत्र मराठा के कब्जे में आ गया था। एक समय दिल्ली तक भी उनका प्रभाव विस्तार कर चुका था। बंगाल उस समय पर भारत का सबसे धनी क्षेत्र था। कृषि, वाणिज्य और वस्त्र शिल्प समृद्ध बंगाल विदेशियों व्यापारी के लिए स्वर्ग बन चुका था। लेकिन 1757 में भाग्य के खेल में, पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज से हार गए। वो हार सिर्फ बंगाल का पतन नहीं था, इससे पूरा भारत का इतिहास बदल गया। और दक्षिण भारत में उस समय का सबसे बड़ा और धनी राज्य था हैदराबाद। अपना प्रशासन, अपना सेना, हर चीज में वो शक्तिशाली थे। हालांकि उन्हें ब्रिटिशों के साथ कई बार जोट बनाने में मजबूर होना पड़ा, फिर भी लंबे समय तक उन्होंने आंचलिक सत्ता बनाए रखी। और उधर मैसूर का नाम लेते ही हैदर अली या टीपू सुल्तान का याद आते हैं। इन दोनों शासक ने ब्रिटिश की नींद हराम कर दी थी। टीपू सुल्तान ने आधुनिक हथियार और रॉकेटों का इस्तेमाल करके अंग्रेजों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। उनके बीच लगातार कई युद्ध हुए थे, जिन्हें आज भी मैसूर युद्ध के नाम में जाना जाते हैं। और इधर उत्तर पश्चिम भारत में सुनहरा अध्याय रचा था महाराजा रणजीत सिंह ने। उन्होंने एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य का स्थापन किया था। आधुनिक सेना, प्रशिक्षित सैन्यों और शक्तिशाली प्रशासन सब मिलकर उनका शासन एक समय ब्रिटिश के लिए भी एक बड़ा चुनौती था। इसके अलावा थे राजपूतों के राज्य, कश्मीर और कई छोटे छोटे सामंत राज्य। फिर भी हर कोई अपने नियम, कानून, प्रथा और संस्कृति बनाए रखे हुए था, लेकिन उनमें अकेला लड़ने की शक्ति नहीं थी। और इस वजह से वो सब धीरे धीरे अंग्रेज हुकूमत के नीचे आ गए। पहले पुर्तगीज, उसके बाद डच, उसके बाद फरासी और उसके बाद ब्रिटिश व्यापार करने आए। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने समझ लिया सिर्फ व्यापार नहीं, राजनीति पर कब्जा करने से मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। 1757 का पलासी युद्ध और 1764 का बकरार युद्ध थी एक मोड़। 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गया। इसका मतलब उन्हें बंगाल में टैक्स जुटाने की इजाजत मिल गई, और यहीं से एक व्यापारी कंपनी धीरे धीरे भारत का शासक बन गई। किसान, जमींदार और राजा को टैक्स देते थे और ब्रिटिश के चाप में भी पड़ते थे। व्यापार वाणिज्य जोरों शोरों से चलता था, लेकिन विदेशियों की एक चिटिया नीति ने धीरे धीरे शिल्पों को नुकसान पहुंचाया। और जो सेना थे वो अक्सर किराए के होते थे, जो पैसा देते थे वो उसी के लिए लड़ते थे। एक बार सोचो तो, एक सेना सुबह मराठा के लिए लड़ रहे थे और दूसरे दिन वही सेना अंग्रेजों के पक्ष में है। और हर क्षेत्र की अपनी भाषा थी, बंगला, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल इत्यादि। अलग रीति रिवाज, धर्म, पोशाक, उत्सव सब मिलाकर भारत एक अद्भुत वैचित्र का भंडार था। लेकिन यही वैचित्र एकता ही विभेद को न्यूनता देता था। ब्रिटिशों ने सब्सिडियरी अलायंस शुरू की। हम सब राजा अजद तो थे, लेकिन सेना नहीं रख सकते थे। सारा खर्चा अंग्रेजों को देना पड़ता था। कर का चाप, जमीन खो देना, सेना के साथ भेदभाव, ये सभी चीज मिलकर असंतोष को बढ़ा दिया। और यही असंतोष धीरे धीरे 1857 की पहली आजादी की लड़ाई में बदल गया। तो यहीं से आप समझ सकते हो 1857 से पहले भारत टूटा हुआ था। उस समय कई राज्य और कई शासक थे। इस टूटा हुआ भारत ही थे ब्रिटिशों का शक्ति, और इसी टूटा हुआ भारत से जन्म ली थी प्रतिरोध की आग, जिसका विस्फोट हुआ था 1857 में।
1757 के पलासी युद्ध से शुरू करके करीब 100 सालों तक ब्रिटिश ने धीरे धीरे भारत के एक के बाद एक राज्य पर कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य की पतन के बाद सभी राज्य टुकड़ों में टूट गए थे। कोई मराठा, कोई सिख, कोई नवाब और कोई छोटे छोटे सामंत राज्य थे। और इसी टूटे हुए हालत का फायदा उठाकर ब्रिटिश ने एक एक करके सबको हरा रहे थे। लेकिन 1857 में उन्हें मिला पहला बड़ा धक्का। यही घटना इतिहास में सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है और इसे भारत की आजादी का पहली लड़ाई भी कहा जाता है। यह विद्रोह अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे जमा था कई दिनों का गुस्सा, जैसे कि धर्मीय अपमान, नई एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय का चर्बी और सूकर का चर्बी मिलाया जा रहा है, ऐसा अफवाह फैल गई थी। और इस बात से हम हिंदू सिपाही गाय की वजह से और हम मुसलमान सिपाही सुअर की बाजा से बहुत अपमान महसूस कर रहे थे। और आर्थिक शोषण तो था ही, किसान अपनी जमीन खो रहे थे, शिल्प बर्बाद हो रहा था और टैक्स का बोझ दिन दिन बढ़ जा रहा था और राजनीतिक अन्याय भी थी बहुत ही ज्यादा। ब्रिटिश की डॉक्ट्रिन्स और लैप्स नीति मुताबिक अगर कई राजा अपने बारिश के बिना ही मर जाते तो वो राज्य ब्रिटिश जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। इसके कारण कई राज परिवारों ने अपने राज्य खो दिए। और भी एक बड़ा कारण थे जो है सेना में भेदभाव। भारत की सेना ब्रिटिशों की रीढ़ की हड्डी थी, फिर भी उनके साथ दूसरे दर्जे की नागरिक जैसा सुलूक किया जाता था। वो सब कारण मिलकर एक आग जैसे हालत बना गई थी और इसका विस्फोट हुआ था 10 मई 1857 को उत्तर भारत के मेरठ कैंटोनमेंट में। उस दिन भारतीय सिपाही ने विद्रोह का ऐलान किया और अंग्रेज अफिसरों को मारकर दिल्ली की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने विद्ध सम्राट बहादुर शाह जाफर को भारत की प्रतीक नेता घोषित किया और यही थी भारत की एकता की पहली कदम। वो विद्रोह बहुत ही तेजी से फैल गया। कानपुर में नाना साहिब ने और झांसी में अग्निदीप बनकर उभरे रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह ने लड़ाई लड़ी, अयोध्या में आम जनता से लेकर सेना सब एक हो गए। पहली बार देश के अलग अलग हिस्से के लोगों ने समझा अकेले लड़ाई जितना नामुमकिन है, साथ मिलकर ही प्रतिरोध संभव। लेकिन दुर्भाग्य से वो विद्रोह भारत के लोगों ने हार गया, क्योंकि ब्रिटिश के पास आधुनिक हथियार, रेल और टेलीग्राफ जैसे फास्टेस्ट कनेक्शन सिस्टम थी और अच्छे से प्रशिक्षित सेना थी। और दूसरी तरफ भारत के सभी राजा एक साथ तो आए ही नहीं थे और कई तो ब्रिटिशों के पक्ष में खड़े थे। इसी वजह से भारत के विद्रोही धीरे धीरे पीछे हट गए। आखिर में सम्राट बहादुर शाह जाफर को बंदी बनाकर बर्मा भेज दिया गया और रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गई। विद्रोह के असफल होने के बावजूद भी इसका योगदान बहुत ही ज्यादा था। पहली बार भारतीय सिपाही, किसान, राजा, जमींदार और जनता सब एक साथ मिलकर ब्रिटिशों को चुनौती दी थी और यही विद्रोह था जो एकता का बीज बो दी थी, जिसने आगे चलकर आजादी की लड़ाई की नींव रखी। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन पूरी तरह छीन लिया और सीधे ब्रिटिश काउंसिल को सौंप दिया। इसका मतलब भारत अब सिर्फ एक कंपनी का व्यापार क्षेत्र नहीं बल्कि पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। और आसान शब्दों में कहे तो 1857 का सिपाही विद्रोह नाकाम यानी असफल हुआ था और यही भारतीय का आजादी का पहली वज्र निनाद थी, जिसने करोड़ों भारतीयों के दिल में आजादी का आग जला दी थी। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने और भी मजबूत हाथ से शासन किया, लेकिन साथ ही साथ वो डर भी गए थे। इसी वजह से विद्रोह के बाद भारतीयों में थोड़ी बहुत राजनीतिक चर्चा और संगठन बनाने की गुंजाइश शुरू हो गई। इसी समय पढ़े लिखे मध्य वर्गीय भारतीय जिन्होंने इंग्लिश शिक्षा में शिक्षित थे, उन्होंने ब्रिटिश के अन्याय के खिलाफ जुक्ति से बात करना शुरू किया। अब सभी लोग समझ गए थे कि अगर संगठित होंगे तो भारतीय की मांग को ठुकराना संभव नहीं होगा। और फिर 1885 में बॉम्बे शहर में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ और एक नई संस्था का जन्म हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कांग्रेस ही थे जो भारतीय का पहला राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। इसका संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम नाम का एक ब्रिटिश अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी, लेकिन इसका नेतृत्व लेके भारतीय ही आ गया है। पहले मीटिंग में सिर्फ 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उनमें दादा भाई नाउराजी, दीनसा वाचा, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय जैसे नेता थे। शुरू में उन्होंने सीधे आजादी की बात नहीं की, उनका लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार में सुधार की मांग करना, जैसे टैक्स कम करना, प्रशासन में भारतीय की संख्या बढ़ाना और जनता की अधिकार रक्षा करना। लेकिन असल मतलब तो कुछ और ही था। पहली बार देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, बंगाली, मराठी, तमिल सब एक जगह एक साथ खड़े हुए। एक प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने ऐलान किया, हम सभी है भारतीय, हम सब एक। वो राजनीतिक एकता का विचार ही बिल्कुल नया था। जहाँ पहले हर प्रदेश या संप्रदाय अपने बारे में सोचता था, अब उन्होंने सीखा एक साथ रहेंगे तो ही आवाज जोरदार होगी। शुरू में कांग्रेस को बहुत से लोग अदालत की दरबारी टीम कहते थे, क्योंकि वो सिर्फ शांति से मांग करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो छोटा संगठन भारत की आजादी का केंद्र बिंदु होकर उठे थे। पहली बार भारतीयों ने महसूस किया, हम सब एक जाति, हम भारतीय। और उसी एकता के दम पर ही भविष्य में आजादी की लड़ाई का जन्म होगा। 1885 में कांग्रेस बनने के बाद भारतीय धीरे धीरे राजनीतिक रूप से एकजुट होने लगे थे। लोग समझ रहे थे कि साथ रहने पर ही कोई भी मांग जोरदार होगी। लेकिन ब्रिटिश शासक इस एकता से डरने लगे। उनकी चाल थी डिवाइड एंड रूल, यानी देश को बांट के शासन करना। और इस योजना का पहला बड़ा परीक्षा हुआ बंग भंग, पार्टीशन ऑफ बंगाल।
1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगला को 2 हिस्से में बांटने का ऐलान किया। पूर्व बंगाल जहां मुसलमान की संख्या ज्यादा थी और पश्चिम बंगाल जहां हिंदू की संख्या ज्यादा थी। ब्रिटिश ने दावा किया यह डिसीजन प्रशासनिक सुविधा के लिए ही लिया गया है, लेकिन भारतीय बहुत ही अच्छे से समझ गया था इसका मतलब था धर्म के आधार पर टकराव पैदा करके जातीयतावादी आंदोलन को कमजोर करना। लेकिन इसका नतीजा हुआ पूरा उल्टा। बंगाल के लोग खासकर पढ़े लिखे युवा और मध्य वर्ग के लोग ज्यादातर विरोध में उतर आए। उन्होंने कहा भारत एक है, उसे धर्म से बांटा नहीं जा सकता। इसी समय एक नया आंदोलन पैदा हुआ जिसका नाम है स्वाधीनता आंदोलन। और फिर विदेशी कपड़े विदेशी सामान को छोड़ना शुरू हो गया। बाजार में विदेशी कपड़े की ढेर लगाकर आग लगा दी जाती थी। लोग देसी चीज का इस्तेमाल करने लगे। देसी कपड़ा, देसी शिल्प, देसी शिक्षा आर्थिक बोयकॉट राजनीतिक प्रतिवाद का एक शक्तिशाली हथियार बन गया। और इसी समय बंगाल के आसमान में गरजा एक नारा, वंदे मातरम। वो नारा सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जातीय एकता का प्रतीक बन गया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों नेता ने पूरे देश को आंदोलन की आग में जला दी। ब्रिटिशों ने सोचा था बंगाल को तोड़कर कमजोर कर देंगे, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। भारत के लोग और भी ज्यादा एकजुट हो गए। सबको वो बात समझ आ गई, आजादी की राह में सबसे बड़ी शक्ति है जातीय एकता। बंग भंग आंदोलन, जालियनवाला बाग हत्याकांड, असहयोग और सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन के बाद भारतीय के बीच एक ही जिद पैदा हो गई, ब्रिटिश को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। ब्रिटिश सरकार ने भारत से बिना पूछे ही भारत को उस जंग में शामिल कर दिया था और इस वजह से लाखों भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया। हालांकि देश में तब भी आजादी नहीं थी। ठीक ऐसे हालत में महात्मा गांधी जी ने समझा और देरी करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस के नेता के साथ बैठकर एक ऐतिहासिक आह्वान किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिश भारत छोड़ो। 1942 की 8 अक्टूबर को बॉम्बे, आज का मुंबई, उसकी ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने कहा, करो या मरो, डू और डाई, यानी या तो आजादी हासिल करो या फिर इसके लिए अपनी जान दे दो। इस एक नारे से पूरा भारत जाग उठा। शहर से गांव, छात्र से श्रमिक तक, नारी से किसान तक, सब लोग आंदोलन में कूद पड़े। ब्रिटिशों ने सोचा था सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असल शक्ति तो आम जनता थी। पोस्ट ऑफिस, रेल, सरकारी दफ्तर, हर जगह आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन और विद्रोह की आग दवानल की तरह पूरे देश में फैल गई। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, कईयों ने जान दे दी, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। इस बार भारतीय समझ गए थे आजादी की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश को हटाना नहीं बल्कि अपनी एकता कायम रखना ही असल शक्ति होगी। क्विट इंडिया मूवमेंट ने आखिरकार ब्रिटिश का आंखें खोलकर रख दिया था। भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आजादी सिर्फ समय की बात थी। 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ब्रिटिश समझ गए थे भारत को और ज्यादा दिन दबाया नहीं जा सकता। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी और भारतीय ने हर शस्त्र पर आजादी की मांग लिए विद्रोह कर रहा था। आखिरकार लंबे संघर्ष, बलिदान और खून बहाने के बाद ब्रिटिश ने ऐलान किया भारत आजाद होगा। तारीख तय हुआ 14 से 15 अगस्त 1947। मध्य रात में भारत के आसमान में आजादी का झंडा लहराया और जवाहरलाल नेहरू ने दिया अपनी महत्वपूर्ण भाषण। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हॉर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल वेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। मध्य रात की एक झटके में जिस समय दुनिया सो जाएगी और तब भारत जिंदगी और आजादी की चेतना में जाग उठेगा। लेकिन इस आजादी के साथ एक भयंकर किस्से भी छुपा था। ब्रिटिश ने देश छोड़ने से पहले फिर चली अपनी पुराना चाल, विभाजन। भारत को धर्म के आधार पर 2 राष्ट्रों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। और इसके बाद शुरू हुआ मानव इतिहास के सबसे भयानक अध्याय में से एक। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब रातों रात शरणार्थी बन गए। करीब 10 से 12 मिलियन लोगों को मजबूरन अपना घर बार छोड़कर नए देश में जाना पड़ा। और इसी सफर में हुआ भयानक खून खराबा, दंगा, लूटपाट, हत्या, चारों तरफ सिर्फ मौत का खबर। कम से कम 10 से 15 लाख लोगों ने इस विभाजन के समय पर अपनी जान दे दी। उस समय बूढ़े, औरत, बच्चे, किसी की भी जान नहीं बची। आजादी मिलने के बाद भी भारत ने उस पल इतिहास का सबसे भयानक रक्तपात देखा। 14 से 15 अगस्त 1947। एक तरफ थे खुशी के आंसू, आजादी का उल्लास, और दूसरी तरफ थी हाहाकार, बिछड़ने का दर्द। भारत आजाद तो हुआ, लेकिन उसके सीने में विभाजन का वो खंजर हमेशा के लिए बैठ गया। 14 से 15 अगस्त 1947 भारत आजाद तो हुआ, लेकिन उस समय भी भारत पूरी तरह से एक देश नहीं बन पाया था, क्योंकि उस समय भारत के नक्शे पर 565 देशी और रियासतें थी। उन सब राज्य पर ब्रिटिश सीधे शासन नहीं करते थे। उन सब राज्यों को ब्रिटिश ने स्थानीय राजाओं के अधीन में ही रखे थे, जिनमें कोई नवाब, कोई महाराजा और कोई छोटे जमींदार था। ब्रिटिश थे सिर्फ सुजराइन की, यानी उन्होंने उन सब राज्यों पर सिर्फ अपनी दबदबा बनाए रखी थी।
आजादी के बाद वो सब रियासतें ब्रिटिश शासन से आजाद हो गई। लेकिन अब सवाल ये उठा कि अब वो सब रियासतें भारत में शामिल होगी या फिर पाकिस्तान में शामिल होगी या फिर वो सब आजाद रहेगी। इस बात से कई राजा द्विधा में पड़ गए। किसी ने सोचा मैं आजाद रहूंगा और किसी ने पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाया और इस बात से भारत की एकता खतरे में पड़ गई। ठीक उसी वक्त मैदान में आया सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें इंडियन आयरन मैन यानी भारत का लोहा पुरुष कहा जाता था। पटेल के साथ थे उनके सहयोगी वीपी मेनन जो एक कुशल प्रशासक थे। उन दोनों ने मिलकर एक असाधारण कूटनीतिक मिशन शुरू किया। उन्होंने उन राजाओं को समझाया भारत के साथ जुड़ जाओ, तब जनता बचेगी, देश आगे बढ़ेगा, वरना विश्व श्रृंखला बढ़ेगी। कुछ राज्य में बात से ही कम बन गया। जहाँ समझना मुश्किल हुआ वहाँ उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया और जरूरत पड़ने पर शक्ति का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाए। इसमें कुछ बड़ी उदाहरण थे जूनागढ़। गुजरात के इस नवाब ने पहले पाकिस्तान के साथ जुड़ने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ के हिंदू बहुमत जनता विद्रोह करने लगी। आखिर में जनमत संग्रह से तय हुआ गुजरात भारत के साथ ही रहेगा। हैदराबाद दक्षिण भारत की सबसे धनी रियासत, वहाँ के निजाम ने खुद को आजाद घोषित करना चाहा, लेकिन 1948 में भारत ने ऑपरेशन पोल नाम से एक फौजी अभियान चलाया और फिर कुछ दिन में ही हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। कश्मीर सबसे जटिल किस्सा। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे, लेकिन अचानक पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया। तब महाराजा ने भारत से मदद मांगी। भारतीय सेना ने मदद भेजी, लेकिन शर्त रखी कश्मीर को भारत में जुड़ना होगा और आखिर में समझौता हुआ और कश्मीर भारत में शामिल हो गया। 1949 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मजबूती और वीपी मेनन की होशियारी से ज्यादातर राज्य भारत से जुड़ गया और तब आजाद भारत का नक्शा असल में उसी समय एक हुआ। अगर गांधी जी भारत की आत्मा थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस शरीर की रीढ़ की हड्डी थी। 1947 में भारत को आजादी मिल गई और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1949 तक ज्यादातर देशी रियासतें भारत से जुड़ गई। लेकिन एक सवाल तब भी था, इस विशाल सा देश को किस नियम से चलाया जाएगा। तब के नेता जानते थे सिर्फ आजादी से काम नहीं चलेगा, देश के लिए अपना एक संविधान चाहिए, जो संविधान भारतीय जनता के सपने, आशा और भविष्य की रूपरेखा होगा। हालांकि भारत का संविधान बनाने का काम देश स्वाधीन होने से एक साल पहले से ही शुरू हो गया था। 1946 में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन हो गया था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इस सभा की घोषणा तैयार करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बने थे। उनके नेतृत्व में करीब 3 साल तक चर्चा, वितर्क, बदलाव और घोषणा लिखने की काम चले थे। आखिरकार 1949 की 26 नवंबर को भारत का संविधान स्वीकार किया गया और 1950 की 26 जनवरी से वो लागू हो गया। उस दिन भारत पूरी तरह से बन गया एक आजाद गणतांत्रिक प्रजातंत्र, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और अब कोई राजा नवाब सम्राट नहीं, देश को जनता चलाएगी, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि से। और उस दिन से सार्वभौम समतांत्रिक गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र वो हो गया भारत का पहचान। 565 देशीय रियासतें, हजारों साल का विभाजन और विभेदिता, सब कुछ मिलकर एक झंडे के नीचे एक हो गए। वो झंडा सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों का प्रतीक बन गए। इस तरह सैकड़ों छोटे छोटे राज्य मिलकर बना आज का भारत। भारत की आजादी और एकता सिर्फ एक दिन का घटना नहीं थी, वो है कई दिनों का लंबे संघर्ष, खून, बलिदान और आंसू की बूंद पर टिका हुआ। 565 देशी रियासतों का एकीकरण एक बहुत बड़ा चुनौती था। हर राजा का अपना इतिहास, अपना शासन, अपना संस्कृति थी। उन्हें एक झंडे के नीचे लाना सिर्फ कूटनीति नहीं था, वो कई संघर्ष और प्रतिरोध के किस्से थे। कहीं राजा ने विद्रोह किया, कहीं सेना भेजनी पड़ी। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, हर जगह अग्नि परीक्षा थी। और इससे पहले तो 1947 का विभाजन मानव इतिहास का एक भयंकर अध्याय लेके आया था। उस समय लगभग 10 से 15 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। करोड़ों लोग रातों रात शरणार्थी बन गए थे। घर बार छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश बेघर होकर दौड़ना पड़ा था। कई औरतें उस समय पर भयानक अत्याचार का शिकार हुए थे। कई बच्चे बेघर होकर सड़क पर घूम रहे थे। वो खून, वो रोना, वो बलिदान, इन सब पर खड़ा हुआ था आज का भारत। इतिहास का वो अध्याय हमें सिखाता है आजादी किस कीमत पर मिली थी। एकता की जमीन पर लगी हर ईंट, हर झंडे का रंग करोड़ों लोगों की त्याग का याद को वहन करता है। आज हम जो एकजुट भारत को देखते हैं वो संभव नहीं होता अगर इन सब लोगों ने अपनी जिंदगी, अपने घर परिवार उत्सर्ग नहीं करते तो। यही है हमारा असल शक्ति, यही है हमारा गर्व। आज हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, लेकिन इस गर्व के पीछे सैकड़ों लोगों का खून, आंसू और त्याग का इतिहास छुपा है। 1857 की पहली आजादी की लड़ाई से लेकर 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन तक, 1947 के विभाजन के दर्द से लेकर 565 देशी रियासतें का एकीकरण, हर कदम मुश्किल था, हर अध्याय बलिदान से भरा था। उस समय की राजाओं की जीत, नेताओं का दूरदृष्टि और
आम जनता की अदम्य इच्छा शक्ति से ही जन्म ली थी एक नया भारत में। एक झंडे के नीचे खड़े हुए करोड़ों लोग, अलग भाषा, अलग धर्म, अलग संस्कृति, फिर भी एक सुर में गाया आजादी का गान। आज वही भारत खड़ा है एक विशाल शक्ति के रूप में, जिसका प्रेरणा है त्याग और जिसका जान है आजादी। तो अगर ये इतिहास की कहानी आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करिए, सब में फैला दीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ जानने के लिए नहीं, इतिहास बचाए रखने के लिए भी है। मैं मुन्ना हूँ, फिर से मिलूंगा इतिहास का नया अध्याय लेकर। तब तक अच्छे से रहिए, देश से मोहब्बत करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।